जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो अभी जो हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जीएस 3 की डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने जीएस 1 जीएस 2 कंप्लीट कर लिया है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी और हिस्ट्री, पॉलिटी में जैसे एशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट के भी क्वेश्चंस डिस्कस किए प्रीवियस ईयर के, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। पॉलिटी में हमने इन कॉन्स्टिट्यूशंस, लोकल गवर्नमेंट, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें हमने क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वो सारी चीज़ें प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारी वीडियो देख सकते हैं। अभी हम मेंस आंसर राइटिंग की डिस्कशन कर रहे हैं, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो इसमें जो हम अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंटली जो यूपीएससी ने 2024 में जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसी क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये भी हमारा सीरीज से ही चलेगा। जैसे हमने GS 1 कंप्लीट किया, GS 2 कंप्लीट किया है, GS 3 चल रहा है। आज हमारा 13th क्वेश्चन रहने वाला है। GS 3 कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे GS 4। GS 4 कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास दो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, यानी कि लैंग्वेज के, जिसमें आपको सिर्फ 33% चाहिए होता है, उसमें से यानी कि फिर हम लैंग्वेज पेपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज पेपर कंप्लीट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे फिर जो नया सीरीज निकल के आएगा, वो 2025 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए निकल के आएगा। फिर उसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, फिर हम जियोग्राफी के बाद हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। जब हमारे ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक, और साथ साथ में हम फिर वीकेंड में क्या लेकर के आएंगे, एक सी सेट का और एक मतलब फिर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी लेकर के आएंगे। इस तरीके से हमारा सीरीज चलता रहेगा। देखिए, अगर हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। रीज़न क्या होता है कि आपको 3 आवर के अंदर में, यानी कि 3 आवर में आप बात कर लो, 180 मिनट आपको मिलता है लिखने के लिए। इन 3 आवर में 20 क्वेश्चन रहता है हर एक पेपर में, 20-20। उसमें से अगर आप 1 से लेके 10 तक की बात करो, ये आपका रहता है 10 मार्क्स का, जिसमें आपको मात्र 150 वर्ड लिखने होते हैं। ये देखने में लग रहे हैं आपके पास 150 वर्ड है, यानी कि हर एक 1 से लेके 10 तक में हर एक क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखना होता है। फिर आपको 11 से लेके 20 तक में जितने भी आंसर लिखने होते हैं, वो लिखने होते हैं 250 वर्ड में, और इसका मार्क्स होता है 15। तो 3 घंटे में लॉन्ग आंसर लिखना, एक इफेक्टिव आंसर लिखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आता है। तो ये चैलेंज को आप तभी टैकल कर पाओगे जब आपकी मेंस आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस हो, पकड़ होगी अच्छी खासी। तो उसी चीज़ के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसका एस्टिमेट निकालोगे तो आपको 7 मिनट मिलता है एक आंसर कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपको क्वेश्चन भी समझना है और इफेक्टिव आंसर भी लिखना है। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आंसर लिखे हैं। देखिए, ये आंसर किसी भी वेबसाइट से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से कॉपी नहीं है। यहाँ पे मैंने अपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आपको लगता है कि नहीं इसके रिगार्डिंग में और भी इफेक्टिव आंसर हो सकते थे, आप वो पॉइंट्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे क्या होगा, तो जो हमारा आंसर राइटिंग है वो फ्री में डिस्कशन होता रहेगा। जो न्यू स्टूडेंट है, जो आंसर राइटिंग के लिए ऑनलाइन 4000-5000 रुपये सिर्फ पे कर रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए, उनको भी हेल्प मिलेगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका क्या हो जाएगा, आंसर राइटिंग हो जाएगा और डिस्कशन भी होता रहेगा। तो इस पर्पज से हम कर रहे हैं अभी डिस्कशन। तो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है वो बता देता हूँ। आप जनरली देखोगे ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक है वो कौन सा है, बफर स्टॉक से ये क्वेश्चन पूछा है, बफर स्टॉक। अब जैसे देखिए, बफर स्टॉक के बारे में जो आपको बेसिक नॉलेज होगी वो क्लास 9th और 10th दोनों में मिल गया होगा। कैसे, जो फूड एज अ सिक्योरिटी वाला जब चैप्टर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, तो उसमें बफर स्टॉक का भी मेंशन है कि बफर स्टॉक किस तरीके से फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो बफर स्टॉक है वो किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, जो प्राइस है एग्रीकल्चर प्राइस की स्टेबल यानी कि स्टेबलाइजेशंस के लिए, हमारी कंट्री के भारत के रिगार्डिंग में पूछ रहा है। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेगा बफर स्टॉक्स को। इस पे आपको क्या करना था, डिस्कस करना था 250 वर्ड पे। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, 15 मार्क्स का।
तो आज का हम मतलब आज के आंसर डिस्कस करने से जो डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बफर स्टॉक के बारे में जानेंगे, बफर स्टॉक के डेफिनेशन के बारे में। फिर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या 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 इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है बफर स्टॉक का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या चैलेंजेस है बफर स्टॉक के, उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो सजेशंस एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं। देखिए सजेशन पूछा नहीं था तो इसलिए मैंने सजेशन मेंशन नहीं किया है सजेशन, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तब दे सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बफर स्टॉक के बारे में कि बफर स्टॉक क्या है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ से अपना रिविजन नोट्स लिख सकते हैं। देखिए ये अगर आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें तो सिर्फ यूपीएससी में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बफर स्टॉक के बारे में। तो अगर हम बफर स्टॉक की बात करते हैं तो बफर स्टॉक का मतलब होता है कि गुड्स जितने भी जो अनाज है, सिर्फ हम अनाज की नहीं, कोई भी जो गुड्स होते हैं अगर हम इस स्पेशली बात करते हैं फूड ग्रेन्स, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो उसको क्या करता है गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्टोर किया जाता है। तो उसे हम कहते हैं बफर स्टॉक। मतलब जो भी ग्रेन्स फूड होते हैं जो उसको स्टोर करके रखा जाता है तो उसे कहते हैं हम बफर स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है जो भी हमारे पास बचा हुआ है उसे हम कहते हैं। तो जैसे अगर बात करते हैं बफर स्टॉक की, ये किस तरीके से क्या करता है प्राइस को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये आपका आता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ये प्राइस को इंश्योर करने में, यानी कि प्राइस की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने में हेल्प करता है, और ये फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अब इसके एक एक पॉइंट देखते हैं। देखिए अगर हम स्टेबलाइज प्राइस की बात करते हैं तो जो स्टॉक्स है वो क्या करते हैं, स्टॉक्स में हमारे जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, जो कि बाइंग सरप्लस में काम आता है, जो कि फार्मर्स के द्वारा क्या है खरीदा जाता है। यानी कि जब फार्मर्स ग्रेन्स की प्रोडक्शंस करती है तो उस टाइम पे उसको क्या किया जाता है, खरीद लिया जाता है। जब बाजार में कमी होती है तो अनाज जारी करने के लिए और आर्थिक उत्पादन के समय किसान से खरीद कर के क्या किया जाता है, इसमें प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। फूड यानी कि इंश्योर फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक तरीके से जैसे कि जो भी डिजास्टर है या इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पे क्या किया जाता है, फूड प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि अगर हम नेचुरल डिजास्टर या इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं उस टाइम पे, तो ये कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को भी क्या करता है, इंश्योर करता है हमारा बफर स्टॉक। फिर फार्मर को किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जब गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स के जो ग्रेन्स होते हैं मार्केट के फेयर प्राइस पे जब खरीद लिया जाता है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फार्मर को एक सपोर्ट मिलता है। अगर हम इन सिंपल टर्म में बफर स्टॉक को समझने की कोशिश करें तो बफर स्टॉक एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम बैलेंस सप्लाई का क्या रखते हैं, बैकअप रखते हैं, जिसके वजह से जो डिमांड है या जो प्राइस है उसको हम क्या कर सके, स्टेबल रख सके। देखिए इकोनॉमिक का ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब जब डिमांड बढ़ेगा तो उसकी प्राइस, मान लीजिए डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई अगर कम है, सप्लाई कम आपको नजर आएगा तो उसकी जो प्राइस है वो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप गोल्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो गोल्ड की क्या है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये आपने बेसिकली डिमांड सप्लाई वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो बफर स्टॉक है वो कहीं ना कहीं क्या करता है कि जो डिमांड जब बढ़ रही होती है मार्केट में फूड ग्रेन्स को लेकर के, और मेनली फूड ग्रेन्स की डिमांड कब करती है, जब भी कोई डिजास्टर आता है उस टाइम पे, या कोई भी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो उस टाइम पे फूड ग्रेन्स की जो डिमांड होती है वो मार्केट में बढ़ने लगती है। तो आपने जैसे मार्केट में देखा होगा कभी कभी, जैसे टमाटर है या आलू है या प्याज है, जैसी जो सब्जी हो तो उसकी कीमत एकदम से बढ़ने लगती है अगर क्रॉप्स खराब हो जाती है तो ऐसी कंडीशंस में क्या होते हैं कि फूड ग्रेन्स की कॉस्ट ज़्यादा ना हो, उसको बैलेंस रखने के लिए बफर स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए फूड की अगर हम बात करते हैं, फूड एक ऐसा गुड्स है, यानी कि एक ऐसा गुड्स आइटम है जो कि हर एक पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, अवेलेबल, एफोर्डेबल और एक्सेसिबल होना चाहिए।
क्योंकि फूड सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फूड हमारा मतलब जो भी हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं, जैसे जो अनाज होते हैं, जैसे दाल, चावल, गेहूं, ये सारे ग्रेन्स में ही आते हैं, इसी वजह से वेजिटेबल। उसके बाद देखिए ये था बफर स्टॉक। अब अगर हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, आपको क्या देखने को मिलेगी कि किस तरीके से बफर स्टॉक प्राइस यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस को भारत के अंदर में स्टेबलाइजिंग के लिए हेल्प करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसमें हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है आपके पास प्राइस स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिर रहना। दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा फूड सिक्योरिटी। तीसरा देखने को मिलेगा सपोर्ट टू फार्मर। फोर्थ देखने को मिलेगा कंट्रोल इन्फ्लेशन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी इकोनॉमिक्स में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब किसी भी वस्तु यानी कि किसी भी गुड्स की जो प्राइस है वो जब बढ़ने लगती है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि एक तरीके से महंगाई का बढ़ना। फिर पांचवा आता है इमरजेंसी रिलीफ। इमरजेंसी रिलीफ का मतलब है जैसे कि कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन है तो उस टाइम पे क्या करता है बफर स्टॉक जो ग्रेन्स को प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। तो जो बफर स्टॉक है वो हेल्प करता है प्राइस स्टेबल को रखने में, खास करके तब जब ग्रेन्स की शॉर्टेज हो रही हो और लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं मार्केट में ड्यूरिंग हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है जब फसल की कटाई हो रही होती है खरीद के समय में। दूसरा देखने को मिलेगा फूड सिक्योरिटी। तो जो बफर स्टॉक है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो फूड है वो क्या रहे मार्केट के अंदर में उसकी एबिलिटी बनी रहे, जो भी फूड आइटम है किसके टाइम पे ड्यूरिंग क्राइसिस, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर में जैसे बाढ़ आ जाना या इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन में वो फूड की जो स्टेबिलिटी है मतलब फूड की जो अवेलेबिलिटी है उसको वो क्या करता है मेंटेन करके रखता है, इंश्योर करता है। सपोर्ट टू फार्मर। अब जैसे देखिए सपोर्ट टू फार्मर में क्या होता है कि अधिक प्रोडक्शंस के समय में किसान को एक वैल्यूबल अगर बात करते हैं या जो मूल उचित वैल्यूबल उनकी प्राइस दिलाने में वो क्या करता है उसको हेल्प करता है, यानी कि फेयर प्राइस दिलाने में उनकी हेल्प करता है। कंट्रोल इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कैसे नियंत्रण करता है, तो मार्केट के अंदर में अनाज को छोड़ करके सरकार खाद की जो महंगाई है पर वो क्या करती है काबू ला सकती है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि कंट्रोल इन्फ्लेशन को भी क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं। इमरजेंसी रिलीफ जैसे कि अगर हम नेचुरल डिजास्टर या हम पेंडेमिक्स या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि वॉर की कंडीशंस में क्या है उस टाइम पे हम फूड को क्या कर सकते हैं प्रोवाइड करा सकते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस हैं हमारी कंट्री के अंदर में किसको लेकर के बफर स्टॉक को लेकर के। बफर स्टॉक को लेकर के हमारी कंट्री के अंदर में आपको क्या है कुछ चैलेंजेस नजर आएगा। चैलेंजेस में हम 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला होगा इन इक्विडेट शॉर्टेज फैसिलिटी, हाई कॉस्ट, पीस्ट इन इन्फेस्टेशंस, स्लिपरेज एंड लीकेज, यानी कि इनसिफिशियंसी इन डिस्ट्रीब्यूशंस, क्वालिटी डिग्रेशंस। ये 6 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे जो चैलेंजेस है हमारे कंट्री के अंदर बफर स्टॉक। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन इक्विटेंट शॉर्टेज फैसिलिटी। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे वेयर हाउस की आपको क्या देखने को मिलेगा कमी देखने को मिलेगा, यानी कि एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको वेयरिंग हाउस में नहीं देखने को मिलेगा। वेयरिंग हाउस का मतलब होता है एक तरीके मतलब वेयरिंग हाउस का मतलब होता है गोदाम, जिसमें हम क्या रखते हैं अनाज रखते हैं गोदाम। तो जिसमें कई बार क्या होता है बारिश के पानी की वजह से जो अनाज होते हैं वो क्या होते हैं खराब हो जाते हैं। तो आपको मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी देखने को मिलेगा जिसकी वजह से हमारे जो अनाज होते हैं वो क्या होते हैं पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, जो कि किसी भी काम के नहीं रहते हैं। जिसमें कहीं ना कहीं एक रोल क्या करता है कि जो हमारा फूड मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हमारा फूड मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं खराब होने लगता है। हम फूड को फिर प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से जो हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है इस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। हाई कॉस्ट यानी कि अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं या हम
प्रिजर्वेशंस की बात करते हैं, ग्रेन्स मतलब जो अनाज है, इसकी रिक्वायर्स के लिए जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक्सपेंडिचर, तो उसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा। मतलब कि अनाज को रखने के लिए, लॉन्ग टाइम तक सेफ रखने के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशंस की जो रिक्वायरमेंट है, या अगर हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, महंगी होती है, कॉस्ट होती है। तो जिसकी वजह से आपको अपनी कंट्री के अंदर में कहीं ना कहीं ये थोड़ा कम देखने को मिलेगा। पीस्ट, अगर हम बात करते हैं पीस्ट इन्फेक्शंस के बारे में, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो खाद्य भंडार है, यानी कि जहाँ पे ग्रेन्स को रखा जाता है, तो वहाँ पे कई बार क्या होते हैं, पुअर कंडीशंस के वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रेन्स के अंदर कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, तो या कीड़ों का आक्रमण उस पर शुरू हो जाता है, पीस्ट अटैक कर देते हैं, जैसे टिड्डे हो गए। तो जिसकी वजह से जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो किसी काम के नहीं रहते हैं, टोटली वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। फिर जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे जो अनाज होते हैं, जो वेयरिंग हाउस में रखे जाते हैं, वहाँ पे उसको क्या किया जाता है, वहाँ से चुरा लिया जाता है। तो जिसकी वजह से चुरा लिया जाता है, या कई बार बर्बादी हो जाती है, तो जिसके वजह से जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं कि अगर हम इफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, तो कई बार क्या होता है, देरी या अगर हम प्रशासन की समस्या की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन समस्या की बात करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से जब काम नहीं कर पाती है, तो ऐसे समय में भी जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी ज़्यादा क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है। तो जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक चैलेंजेस देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत से लोगों के पास क्या है, फूड फिर नहीं पहुंच पाता है। फिर क्वालिटी में आपको कमी देखने को मिलेगी। ओवर टाइम की अगर हम बात करते हैं, ज़्यादा लंबे के समय के बाद, तो ग्रेन्स की जो क्वालिटी होती है उस पर क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है, और उसकी जो वैल्यू होती है, जो यूजेबिलिटी होती है, मार्केट वैल्यू, तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो ही चीज पूछा था, इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। बस एक बार हमने ऊपर क्या कर लिया था, इसकी डिफिनेशंस देख ली थी कि बफर स्टॉक होता क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन आप दे सकते हैं। अगर कोई सीनियर देख रहा है जिसके पास अच्छी खासी नॉलेज है आंसर राइटिंग की, या यूपीएससी जैसे एग्जाम की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, या कोई एक्सपीरियंस टीचर देख रहे हैं, तो वो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप ज़रूर कोई ना कोई सजेशंस कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि जो न्यू स्टूडेंट है उनको ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े और उनको एक प्रॉपरली गाइडेंस मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।